स्पर्श को पूछो। स्पर्श, कैन यू हियर मी? स्पर्श, हेलो। स्पर्श, कैन यू हियर मी? स्पर्श को। Okay, anyway, in the meantime, let other guys join in. So, Kavya, let me give you some introduction about the syllabus of constitutional law, which we are supposed to cover in paper 1 of law optional. Is that clear? Right. So, so far as constitutional law is concerned, it is almost on the similar lines when it comes to Indian polity, but with the major difference is that कि इंडियन पॉलिटी में हम केस लॉज को इतना रेफर नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, सिर्फ उनको हम रेफर करते हैं, वो भी नॉट नेसेसरीली कि हमारे आंसर में वो आनी चाहिए। बट व्हेन इट कम्स टू लॉ ऑप्शनल, केस लॉ इज़ द की। केस लॉ को रेफर करना सबसे इम्पॉर्टेंट है, और पर्टिकुलरली द इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स इन रिलेशन टू पर्टिकुलर एरियाज लाइक फंडामेंटल राइट्स में। आर्टिकल अगर हम 12 की बात करेंगे तो इंडियन पॉलिटी, तो आर्टिकल 12 में हम जो स्टेट पढ़ते हैं, तो इंडियन पॉलिटी में हम इतनी जजमेंट्स को रेफर नहीं करेंगे, रादर करेंगे नहीं, पर यहाँ हर एक टॉपिक के ऊपर हम जजमेंट्स कोट करेंगे। ओनली देन वो हमारा जो आंसर होगा वो एक लॉ ऑप्शनल का आंसर होगा। दिस इज व्हाट इट मेक्स ऑल द डिफरेंस, राइट। सेकेंडली, व्हेन इट कम्स टू लॉ ऑप्शनल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो इसमें पॉलिटी के कुछ चैप्टर तो कुछ टॉपिक तो रिपीट होते हैं, बट कुछ टॉपिक बिल्कुल न्यू हैं जो कि हमें लॉ ऑप्शनल में पढ़ने हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो पेपर में सिलेबस में दिया हुआ है, जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे काफ़ी फोकस करते हैं, बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पेपर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ। जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है, इमर्जिंग ट्रेंड एंड जुडिशियल अप्रोच, delegated legislation and its constitutionality. This is another important topic of administrative law. Separation of powers and constitutional governance. ठीक है, separation of powers जो हम पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, पर यहाँ हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। देन जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, राइट, एंड देन ऑम्बड्समैन, लोकपाल एंड लोक आयुक्त। ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के मेन टॉपिक हमारे सिलेबस में मेंशन है। सेकेंडली, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की बात करते हैं, तो हमारा पहला टॉपिक बनता है जिसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, एंड नेक्स्ट इज द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज द फर्स्ट टॉपिक दैट इज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पेपर 1। एंड उसके बाद हमारा टॉपिक आता है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, बट विद पर्टिकुलर फोकस ऑन PIL, legal aid, legal services authority. Then we have relationship between fundamental rights, directive principles and fundamental duties. ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड रिलेशन विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट। मतलब कंसेप्चुअल ओरिएंटेड टॉपिक्स पूछे गए हैं सिलेबस में, जिसको हमें पहले ये समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट, राइट। अगर हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे लॉ ऑप्शनल में, तो हमें सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को कोट करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने हमारे देश में जो प्रेसिडेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है उसको क्लैरिफाई किया। ठीक है, राम जबाया कपूर, राइट, देन UN राव वर्सेस इंदिरा गांधी केस, एंड सिमिलरली a number of other cases wherein it was categorically held by the Supreme Court that India follows a parliamentary system and the status of president in India is as good as a monarch that is in United Kingdom. So monarch की तरह status है. It means president सिर्फ एक constitutional head है, right? He does not exercise any discretion or power without the advice of his council of ministers. So ये constitutional position, but particular reference. Yeah, this topic can also be studied in Indian polity, but हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में सिर्फ केस लॉ, जैसे मैंने आपको बताया राम जबाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, UN राव वर्सेस इंदिरा गांधी, ठीक है, सच केसेस मस्ट बी रेफर्ड इन आवर आंसर in order to highlight the constitutional position of the president, which
is not required when you are writing the same question in polity. यहाँ से लागू हो जाता है. Is that clear? काफी आप समझ रहे हैं आप? बस आप समझ रहे हैं? Yes, sir. All right, that's great. Right. तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है गवर्नर एंड हिट्स पावर्स. आप ये सिलेबस जरूर अपने पास रखना सो दैट हम ईच एंड एवरी टॉपिक को कंफर्टेबली कवर अप करें और उसमें कोई भी लुकू ना रह जाए. ठीक है. देन वी हैव सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स. पूरा टॉपिक है. इट मीन्स वी आर सपोज टू डिस्कस almost everything right from the appointment of the Supreme Court and High Court judges right to the powers and jurisdiction of the Supreme Court and the High Court. ठीक है, क्योंकि कंप्लीट टॉपिक है तो हाई कोर्ट तक हमारा टॉपिक है. इंसिडेंटली सबॉर्डिनेट कोर्ट का टॉपिक नहीं हमारे सिलेबस में. इसमें सिर्फ लिखा हुआ है. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. राइट. देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस, दैट इज फेडरलिज्म का पूरा टॉपिक है हमारे सिलेबस में. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स. Okay, then administrative relations between the union and the states, right? And then legislature की जो powers and immunities हैं, right? Then UPSC services under the union and the states and the safeguards which are available to them under the constitution, right? Then emergency provisions, amendment of the constitution, election commission. These are some of the prominent topics which are mentioned in constitutional law syllabus of law option, right? So in one sense we can summarize that only some of the important topics have been mentioned in law option, not all. जैसे हम citizenship पढ़ते हैं पॉलिटी में, union and its territory पढ़ते हैं, so these topics are not mentioned in law option. So you have to be very selective. जो पूछा है उसी पे हम dwell करेंगे और उसी पे हम चर्चा करेंगे. Is that clear? हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जो हम एक्ट पढ़ते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, राइट. ऑल्दो फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस अगर अच्छा आंसर बनाने के लिए आप कभी ऐसा क्वेश्चन आता है डिस्टिंक्टिव फीचर्स में तो आप मेंशन कर सकते हो, बट स्पेसिफिकली हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स वो कुछ भी नहीं हमारे सिलेबस में नहीं है. ठीक है, तो बड़ा सिलेक्टिव सिलेबस है विच कैन वेरी वेल बी मास्टर्ड प्रोवाइडेड यू हैव ए नैक फॉर द सुप्रीम कोर्ट्स इंपॉर्टेंट जजमेंट्स. अगर आपने वो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को मास्टर कर लिया, मास्टर क्या करना है उसमें भी थोड़ी बहुत रोड टर्निंग तो है ही है, बट आपको हर टॉपिक के साथ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आपको पता होने चाहिए. हर एक आर्टिकल के साथ जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं वो डज नॉट नो अबाउट व्हेन इट कम्स टू आर्टिकल 15 एंड 16. जब आप पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स में जो कि रिजर्वेशन के बारे में बात करता है तो हम वहाँ इंदिरा सोनी केस या जिसको हम पॉपुलरली कहते हैं मंडल कमीशन केस तो हम इनएविटेबली रेफर करेंगे. ठीक है, जब हम गवर्नर की पावर्स की बात करेंगे, राइट, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स या दूसरी पावर्स उसकी कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन, दैन अरे हम डीसी वधवा केस को रेफर करेंगे. बस ये केसेस अपना याद रखने. ठीक है, पॉलिटी में ये ज़रूरी नहीं. ठीक है, पॉलिटी में आपको सिर्फ कंसेप्ट पता होना चाहिए. हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल या उसकी लीगल पोजीशन पता होनी चाहिए कि आज की डेट में क्या एग्जिस्ट करता है. बट इन लॉ ऑप्शनल अगेन मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ दैट द केस लॉ दैट makes the day at the end of the day, and only then you will be able to score well in law optional if you have case law citation right by your side. And this applies to international law also. जो second part हमारे पेपर 1 का इंटरनेशनल लॉ में भी हम important केस लॉ सारे कितने केसेस पढ़े थे. कोरफू चैनल केस पढ़ा था हमने. ठीक है, देन many other cases जो हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कॉन्टेक्स्ट में पढ़े थे, बस उसको आपने रेफर करना. So this is, in short, the crux regarding the approach with regard to law as an option. Is that clear, Kavya and Sparsh? Did you understand? Yes, sir. Right. Yes, sir. ठीक है, तो without wasting our time, let's move on to first topic जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी, बट अब हम उसको दोबारा क्योंकि न्यू एंट्रेंट्स हैव आल्सो ज्वाइन और उनके लिए भी ज़रूरी है तो इसलिए पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. ये अपना सिलेबस आपके पास होना चाहिए. ठीक है, नहीं तो आप उसकी एक कॉपी अपने पास रख सकते हैं सो दैट इन सीरियल ऑर्डर यू कैन कवर ऑल द टॉपिक्स और वी कैन कवर ऑल द टॉपिक्स विद स्पेशल फोकस ऑन केस लॉ. क्लियर? तो पहला टॉपिक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. कॉन्स्टिट्यूशन
and constitutional. Constitutionalism, and distinctive features of the Constitution. Features of the Constitution. ये हमारा पहला टॉपिक है जी, सिलेबस के अकॉर्डिंग, राइट. और वी कैन वेरी वेल एक्सपेक्ट ए क्वेश्चन फ्रॉम दिस conceptual topic, right, wherein you may be asked that pose a question may be posed, and it has been asked by UPSC in law option, that constitution and constitutionalism are not the same thing. A country may have a constitution but does not necessarily have constitutionalism, right. आगे लिख दिया आपको, right. Analyze the statement या in the context of India, या analyze the statement या elucidate, या इसको आप सिंप्लीफाई करो, या इस स्टेटमेंट को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जस्टिफाई करो. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट. तो आपको सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में पता होना चाहिए. ओनली देन यू विल बी इन ए पोजीशन टू आंसर दिस क्वेश्चन एफर्टलेसली, कंफर्टेबली. तो पहले बात करते हैं हम, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन. What is constitution? We have discussed it several times, or in fact, we do discuss this topic in polity lectures also. But let's discuss in the context of constitutional law. Okay? तो पहले तो आपने जाना है, because we have to make a distinction between constitution and constitutional law when we discuss this topic. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा लॉ है जो स्टेट के ऑर्गन्स को क्रिएट करता है. सिंपल शब्दों में ये कहने का मतलब, इट प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नमेंट एंड स्टेट. यू कैन यूज बोथ द टर्म्स इंटरचेंजेबली. ठीक है, इट मीन ये ऐसा लॉ है जो कि स्टेट को चलाता है, ठीक है, जो स्टेट को रेगुलेट करता है. ठीक है, राइट. एंड sometimes it is also called as the constitution is the governing document of the state, or it is the governing document which govern the state. ये भी कह सकते हो. ठीक है, जब भी कोई स्टेट बनती है, या इंटरनेशनल लॉ में हमने पढ़ा था कि स्टेट को बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस फुलफिल करने की ज़रूरत होती है. उसकी एक डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, राइट. उसके अंदर एक डिफाइंड पॉपुलेशन होनी चाहिए, राइट. उसकी एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, एंड वो गवर्नमेंट सॉवरेनिटी एक्सरसाइज करनी चाहिए, सॉवरेनिटी होनी चाहिए. तो 4 एट्रीब्यूट्स, राइट. जब हमने इंटरनेशनल लॉ में पढ़ा था इसको, जब हमने स्टेट सक्सेशन, स्टेट रिकग्निशन की बात पढ़ी थी, ठीक है, बहुत सी थ्योरीज हमने डिस्कस करी थी, डी फैक्टो रिकग्निशन, डी जूरे रिकग्निशन. तो उसमें भी हमने स्टेटहुड के बारे में पढ़ा था. स्टेट को बनने के लिए कुछ बेसिक मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, राइट. और उसमें इंस्टेड ऑफ सॉवरेनिटी उसमें लिखा था capacity to enter into relations with other states. A state can be described as state only when it has a defined population, it has a defined territory, right. It has a government and it has capacity to enter into relations with other states. ऐसा लिखा था इंटरनेशनल लॉ. And this capacity to enter into relations with other state means state is sovereign. It means it is independent to conduct its foreign policy as well as internal policy. Okay? Internal sovereignty is exercised by a state when it is free to make laws and policies according to its own wisdom without being dictated by any authority outside it. And external is the same sovereignty when it is absolutely free to enter into relations with other states, right, without being dictated by any other power above it. तो इन सभी क्वालिफिकेशंस को जब स्टेट फुलफिल करती है, वो स्टेट बनती है. एंड दिस एक्ट इज आल्सो रेफर्ड टू एज अंडर इंटरनेशनल लॉ एक्ट ऑफ स्टेट रिकग्निशन. ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर दैट स्टेट मे बी रिकग्नाइज टेम्पोररीली, जिसको हम डी फैक्टो रिकग्निशन कहते हैं, और इट मे बी रिकग्नाइज्ड परमानेंटली
through the establishment of right, treaty relations and other what we call as diplomatic relations, then is called as de jure recognition. Exactly. बट यहाँ हम सिर्फ बात कर रहे हैं स्टेट की. तो स्टेट बनने के लिए पहले तो हमें ये क्वालिफिकेशन चाहिए. अब जब ये स्टेट बन जाती है, इस स्टेट को गवर्न करने के लिए, अच्छे तरीके से चलाने के लिए, वी नीड ए लॉ. दैट इज, एंड दैट लॉ is called as the constitution. It is rightly said that if state makes laws to regulate the conduct of its citizens, the people who live within its territory, there must be a law which regulate the conduct of the state, the government itself. And that law which regulate the conduct of the state is referred to as the constitution. उसको constitution कहते हैं. ठीक है. And since it performs this vital function of regulating the conduct of the state, sometimes it is also referred to as fundamental law of the land, या इसको basic law of the land भी कहते हैं. ठीक है. स्टेट अडॉक बेसिस पे नहीं चल सकती. स्टेट को चलने के लिए कोई रूल्स चाहिए. ठीक है. कोई फ्रेमवर्क चाहिए. अदरवाइज स्टेट लंबे टाइम तक नहीं चलेगा. और ये जो लॉज हैं, दे आर परमानेंट इन नेचर, दे आर इंड्यूरिंग इन नेचर. ठीक है. स्टेट ये जो कानून है ये परमानेंट है, इंड्यूरिंग है. विच एवर गवर्नमेंट में कम टू पावर, these laws remain permanent and unalterable. ये चेंज नहीं होते. ठीक है. राइट. शॉर्टर देन द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. इसी बेसिस पे हम कॉन्स्टिट्यूशन को एक फंडामेंटल लॉ कहते हैं जो कि परमानेंट रहता है. ठीक है. अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट, ये कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट के फ्रेमवर्क को चलने के फ्रेमवर्क को प्रिस्क्राइब करता है. नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन होने के बावजूद कॉन्स्टिट्यूशन इतना इफेक्टिव है कि वो स्टेट को इफेक्टिवली रेगुलेट कर सकता है, या कॉन्स्टिट्यूशन मियरली ए पीस ऑफ पेपर. ठीक है. मीनिंग दैट वेदर दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज इफेक्टिव इनफ टू लिमिट द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट जो स्टेट को चलाती है, या इट इज इनएफेक्टिव इन लिमिटिंग द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट. व्हेन दिस क्वेश्चन इज पोज्ड, देन वी कम टू अनदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. ठीक है. वो कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टेट को इफेक्टिवली रेगुलेट कर सकता है. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट की या गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट कर सकता है. ठीक है. और कोई भी गवर्नमेंट उन रूल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब करता है उनको वायलेट करने की हिम्मत नहीं करती, तब उस देश में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता है. ठीक है. तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बिलीफ एग्जैक्टली इन सिंपल टर्म्स विच सेज दैट देयर हैज़ टू बी ए गवर्नमेंट. जो सिंपल भाषा में ये कहता है कि किसी भी स्टेट में या किसी भी देश में गवर्नमेंट होना ज़रूरी है, बिकॉज गवर्नमेंट के बिना आप ऑर्डर नहीं इम्पोज कर सकते सोसाइटी में. बट द गवर्नमेंट मस्ट एक्सरसाइज लिमिटेड पावर्स, because an unlimited government can be a threat to individual freedom. It can be a threat. As famous saying goes, power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. ठीक है. एक लिबरलिज्म की बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है कि अगर पावर टेंड्स टू करप्ट है तो एब्सोल्यूट पावर. तो दैट्स वाई कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म स्पेसिफिकली एक ऐसा आइडिया है जो ये कहता है कि गवर्नमेंट तो होनी चाहिए बट गवर्नमेंट की पावर्स अनलिमिटेड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अनलिमिटेड गवर्नमेंट इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि उसको चेक करने के लिए कोई भी कानून नहीं है. अगर कॉन्स्टिट्यूशन भी है तो कॉन्स्टिट्यूशन इतना रबस्ट नहीं है कि वो स्टेट या गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट कर सके. तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन सिंपल टर्म्स कन्वेज एन आइडिया ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट. इज दैट क्लियर? स्पष्ट? दिस इज वाई हम बहुत बार कहते हैं कि डिक्टेटरशिप में कॉन्स्टिट्यूशन होता है क्योंकि उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, राइट. बट वो कॉन्स्टिट्यूशन एक डिक्टेटर की पावर्स को लिमिट करने में सक्षम नहीं, उस डिक्टेटर की पावर्स को लिमिट नहीं कर सकता, क्योंकि उस देश में
कॉन्स्टिट्यूशन भी वही है जो डिक्टेटर या एक आप क्या कहते हैं, एक तानाशाह कहता है, ठीक है, राइट, उसको कोई चेक करने वाला लॉ नहीं है। इसलिए उस देश में कॉन्स्टिट्यूशन बेशक है, बट सिंस डिक्टेटर की पावर चेक करने का वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इफेक्टिव नहीं है या सफिशिएंट नहीं है। देयरफॉर उस देश में हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन है बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। ऑन दी अदर हैंड इट मे बी पॉसिबल टू हैव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विदाउट देयर बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हो कि देश में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो सकता है बट कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। जैसे यूके इज द क्लासिक एग्जाम्पल विच इज नोटेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, क्योंकि सरकारें लिमिटेड पावर्स एक्सरसाइज करते हैं, राइट, बट कॉन्स्टिट्यूशन बेशक अनरिटन है। एग्जैक्टली, so there are, so constitution is the best way to limit the powers of the government, इसमें कोई शक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन द बेस्ट वे, बट जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन से ही गवर्नमेंट की पावर्स लिमिट होती है। कॉन्स्टिट्यूशन के बिना भी हो सकते हैं, बिकॉज इट इज अ प्रैक्टिस। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज एक्चुअली द बिलीफ इन द एक्सरसाइज ऑफ लिमिटेड पावर्स बाय द गवर्नमेंट, इट्स अ प्रैक्टिस ऑफ द लिमिटेड गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक्चुअली क्या है? इट्स अ प्रैक्टिस ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, practice of limited government. लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड गवर्नमेंट ही गारंटी है इंडिविजुअल फ्रीडम और लिबर्टी की। अनलिमिटेड गवर्नमेंट कैन बी ए थ्रेट टू इंडिविजुअल लिबर्टी, क्योंकि उसको चेक करने का या उसकी पावर्स को कंस्ट्रेन करने का कोई कानून नहीं है, ठीक है। एंड दिस इज द रीजन दैट in all liberal democracies the constitution is highly respected document, because constitution इतना इफेक्टिव है उन देशों में कि वो सरकार या गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट करता है। एंड दैट्स व्हाई several mechanisms are created within the constitution itself so that गवर्नमेंट की पावर्स कम लिमिटेड रखी जाए, such as फंडामेंटल राइट्स लिखे जाते हैं, so that government cannot do certain या take certain actions which amount to violation of fundamental। गवर्नमेंट अपने आप ही रिस्ट्रिक्ट होती है। सिमिलरली डिसेंट्रलाइजेशन का मैकेनिज्म क्रिएट किया जाता है जनरली थ्रू फेडरलिज्म, wherein the powers are decentralized at two levels, ठीक है, so that पावर एक जगह कॉन्सेंट्रेट ना हो, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ पावर may lead to misuse of powers। that's why the mechanism is created in the form of federalism। तो गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर की जाती है। तो दिस इज अनदर मैकेनिज्म टू limit the powers of the government and eventually to ensure constitutionalism। Similarly, we have the independence of the judiciary, जो कॉन्स्टिट्यूशन ही गारंटी करता है, सो दैट जुडिशरी बाकी दो ऑर्गन्स को पुलिस कर सके, लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट कर सके, और दो ऑर्गन जो है लेजिस्लेचर एग्जेक्टिव उनको उनकी पॉलिसिंग कर सके, उनको रिस्ट्रिक्ट कर सके थ्रू द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। एंड दिस इज व्हाई जुडिशियल रिव्यू इज बीइंग एक्सरसाइज्ड बाय द कोर्ट either on the law making power of the parliament, the legislature, or on the policy making power of the executive, is the most important guarantee to control the powers of the government। Then we have rule of law, okay, then we have what do you call as this one, separation of powers, right? Three organs के बीच में पावर सेपरेट की जाती है। Legislature will confine itself only to making laws, executive to implementation of laws, and judiciary to the interpretation of those laws। separation of power जब क्रिएट की जाती है उससे भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्रमोट होता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन एनी लिबरल डेमोक्रेसी, जो कि एम्फसाइज किया जाता है इसे मोर देन दैट द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा एम्फेसिस किसके ऊपर दिया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। तो बहुत से मैकेनिज्म, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज नॉट न्यू आइडिया, ठीक है। हिस्टोरिकली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का आइडिया लिबरल जो फिलोसफर्स रहे हैं, जो थिंकर्स हैं, उन्होंने दिया, राइट। आप लॉक कह सकते हो, लॉक प्रमोटेड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। देन वी हैव हॉब्स, ही आल्सो प्रमोटेड द आइडिया, नॉट टू सम एक्सटेंट बट जितना लॉक ने
Rousseau promotes the idea through his theory of general will. Okay. Then we have Grotius, Hugo Grotius, who is also considered as the father of international law. So all these thinkers prominently subscribed to the idea of constitutionalism. और उनको पता था कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ही गारंटी है इंडिविजुअल फ्रीडम की, जिस देश में जिस देश में लोगों की लिबर्टी और फ्रीडम वैल्यू की जाती है। अगर किसी भी देश में ये चीज़ें हमने प्रोटेक्ट करनी है, इंडिविजुअल फ्रीडम और लिबर्टी, तो वी मस्ट हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन, बट दैट कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी पावरफुल इनफ टू restrict the powers of the government. Is that clear? Yes. I hope this much is clear. Kavya? Yes, sir. Yes, Sparsh, is it clear? Yes, sir. Right. तो इसलिए मैं इस टॉपिक पे आपको पहले भी मैंने पढ़ा है, बट इस टॉपिक पे आपको पहला टॉपिक हम जो कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ का डिस्कस कर रहे हैं। तो आप ये कॉन्स्टिट्यूशन को मैंने ब्रीफली पहले एक्सप्लेन कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द गवर्निंग डॉक्यूमेंट ऑफ द स्टेट. In fact, it is the governing document of the government. Okay? Yeah, it is a law which govern the government. आप ये भी कह सकते हो. It's a rule book to govern the government, right? To police, to fence the government. जब गवर्नमेंट के ऊपर फेंसिंग बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर फेंसिंग के बिना चलती है किसी भी देश में, तो वो आर्बिट्रेरी हो सकती है, right? वो एब्सोल्यूट हो सकती है, which is an affront to individual freedom. This is why the topic of constitution gains traction in almost all the liberal democracies, but not only constitution. It is along with the idea of constitution, constitutionalism is much more emphasized in liberal democracies than merely constitution. तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है. अब तीसरा जो उसके साथ ही हमारा टॉपिक है, बट उससे पहले कि मैं डिस्टिंक्ट फीचर्स की बात करूँ, तो आपको मैं कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बीच में डिफरेंस बताना चाहूँगा, क्योंकि हम यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं लॉ ऑप्शनल में, ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. इसलिए हमारे सिलेबस का और टाइटल ही यही है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, नॉट मेनली कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ द क्वेश्चन राइजेस, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ? ठीक है, तो हम बोले कि यस इट इज़. व्हेन इट कम्स टू कॉन्स्टिट्यूशन, then we are merely referring to a written document. तो जब हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो हम सिर्फ एक रिटन डॉक्यूमेंट की बात करते हैं जिसमें स्टेट को गवर्न करने के रूल्स लिखे हैं. एग्जैक्टली, जिसमें स्टेट को गवर्न करने के रूल्स लिखे हैं, स्टेट कैसे चलेगी या गवर्नमेंट कैसे चलेगी. बट व्हेन इट कम्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो सिर्फ जो रिटन रूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, सिर्फ उनको ही हम कंसीडर नहीं करते, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो लॉ बनाती है पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर, उसको भी हम कंसिडर करते हैं. जो कन्वेंशंस हर देश में कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ चलते हैं, बिकॉज कन्वेंशंस रेफर टू दोज प्रैक्टिसेस, ये जो दोज प्रैक्टिसेस विच आर फॉलोड ओवर एंड ओवर अगेन इन ऑर्डर टू फिल इन द गैप्स. यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है. ऐसे एरियाज जहाँ एक कॉमन एग्रीमेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो फिर प्रैक्टिसेस इवॉल्व होती है जिनको हम कन्वेंशंस कहते हैं, तो उनको भी पढ़ा जाता है. हमारे देश में भी बहुत सी कन्वेंशन ऑपरेट होती हैं जिनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस कहते हैं, सच एज यू कैन से दैट द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, इट इज नॉट मेंशन एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन. It is a practice, it is a convention that sometimes it is used to justify the position of deputy prime minister, deputy chief minister for that matter, right? Then speaker by convention comes from the ruling party, right? And the deputy speaker by convention comes from the opposition in order to balance it out. Chief Justice of India would be the senior most judge of the Supreme Court. Nowhere it is written in the Constitution. It is by way of convention that we appoint, that we means the president appoint the senior most judge of the Supreme Court, right, as the Chief Justice of India. These are the conventions. So इनके बारे में भी हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ.
thirdly, yet more importantly, it is the landmark judgment. It's the Supreme Court's की जो judgments हैं, especially in the area of interpretation of constitutional law. जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की बात होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड्स लिखे हैं उनका मीनिंग क्या है, ये कोर्ट्स डिसाइड करती हैं, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट. तो जब हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को भी अप्लाई करते हैं और पढ़ते हैं, तब हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ स्टडी करते हैं. तो मीनिंग दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज मेरली रिटन रूल्स इन द रिटन डॉक्यूमेंट, but constitutional law is beyond that. It is not only the constitution, study of constitution, but the statutory laws जो constitution को apply करते हैं. There are so many. Yes, if we say that the fundamental are related to untouchability, ठीक है, prohibition of untouchability shall be implemented as per the law made by the parliament, which can make it punishable. ठीक है, so accordingly पार्लियामेंट हैज़ टू इनेक्ट इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट आर्टिकल 17. एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आर्टिकल 17 को इम्प्लीमेंट करने के लिए तो पार्लियामेंट ने क्या एक एक्ट बनाया जिसका नाम आज की डेट में हम कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट. प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, PCRA कहते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1976. ठीक है, विच पेनलाइजेस मैनी एक्टिविटीज एज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 17 एंड अमाउंट टू अनटचेबिलिटी. ठीक है, देन प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेन SC and ST एक्ट 1989. तो इन लॉज की भी जब हम स्टडी करते हैं तब हम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की स्टडी करते हैं. तो तीन चीज़ें आ गई कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में. कॉन्स्टिट्यूशन विच डील्स विद द रिटन रूल्स रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. नंबर 2, स्टैट्यूटरी लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट. नंबर 3, कन्वेंशंस, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया कि कन्वेंशन मीन्स वो प्रैक्टिसेस जो कंसिस्टेंटली फॉलो की जाती हैं in order to fill in the gaps where the constitution is silent. ठीक है, as rightly remarked by former Chief Justice of India Justice Ahmadi that conventions clothe the dry bones of law. ठीक है, conventions provide flesh to clothe the dry bones of law. Dry bones of law means जो law dry है, ठीक है, exposed है, वहाँ conventions use होती है. ठीक है, it is inevitable that conventions have to be used, have to be evolved or developed in the working of the constitution, right? Because constitution cannot provide each and every detail regarding the functioning of the government. Okay, right? So certain conventions do evolve with the passage of time in order to apply that constitution. So उस वक्त conventions. तो second convention आ गई. Third, yet more importantly, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, because we are studying constitutional law, that is the judgments of the Supreme Court. And sometime हम High Court के भी judgments, but ultimately because Supreme Court is the final arbiter when it comes to interpretation of the Constitution, तो इसलिए हम Supreme Court की judgments को ही refer करते हैं. ठीक है, तो Supreme Court की judgments हमारे Constitution की interpretation को लेके यहाँ हैं, उनको हमें refer करना है. Only then हम एक कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की. तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इस बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन से डिफर करते हैं. इज इट क्लियर? यस स्पर्श, काव्या? Yes, sir. यस Yes, sir. स्पर्श, डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की स्टडी करेंगे. तो इसलिए मैं पहले टॉपिक में, आज के टॉपिक में मैंने सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस किया. ठीक है, 3 टर्म, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. चलो पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी. तो हमने क्या बोला कि अंडर इंटरनेशनल लॉ, हमने सिर्फ लॉ के कॉन्टेक्स्ट में आ जाना. अंडर इंटरनेशनल लॉ ए स्टेट इज डिफाइंड एज ए पोलिटिकल एंटिटी. ठीक है, अंडर इंटरनेशनल लॉ स्टेट इज डिफाइंड एज ए पोलिटिकल एंटिटी. ओके, द मेंबर्स ऑफ विच, उसके मेंबर जो हैं, हैव बीन यूनाइटेड टुगेदर टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, अंदर ऑर्डर मेंटेन करना है. ठीक है, एंड रेजिस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन. ये लिखा है इंटरनेशनल लॉ. इस डेफिनेशन से हमें ये पता लगता है, जब हम स्टेट रिकग्निशन की बात करते हैं इंटरनेशनल लॉ में,
state has to fulfill certain qualifications, right, only to be recognized as a full-fledged state. Defined territory, defined population, a government, and exercise and has capacity to enter into relation, जिसको हम sovereignty कहते हैं. ठीक है, right? Once a state is formed, now this state, जैसे ही ये state बन जाती है, now this state has to function on a continual basis. This state has to function on a continuous basis in आप ये सकते in a predictable manner. ठीक है, प्रिडिक्टेबल मतलब उसकी हमें पता हो कि ऐसे स्टेट ऐसे काम करेगी, ऐसे उसके सरकारें कानून बनाएगी, ऐसे उसकी जुडिशरी काम करेगी, ये हमें पता होना चाहिए. ठीक है, बट ये कहीं वेल डिफाइंड लॉ में लिखा होना चाहिए, बिकॉज स्टेट अडॉक बेसिस पे नहीं चल सकती, एक वेल डिफाइंड लॉ में होना चाहिए. इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन लिखना पड़ता है, जो कि 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो कॉन्स्टिट्यूशन, तभी मैंने आपके सेंस में बोलता, कॉन्स्टिट्यूशन इज द गवर्निंग डॉक्यूमेंट ऑफ द स्टेट. ठीक है, और इन अदर वर्ड्स इट इज a document, it is a document which prescribe the rules to govern the government. ठीक है, गवर्नमेंट को गवर्न करने, गवर्न का मतलब होता है टू इंश्योर ऑर्डर. ठीक है, ऑर्डर, सरकार ऑर्डर के तरीके से चले, इस बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया जाता है. नाउ दैट्स अ डिफरेंट मैटर, दैट कॉन्स्टिट्यूशन मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिटर्न, कॉन्स्टिट्यूशन में भी अनरिटर्न, ये अलग क्लासिफिकेशन है. ऐसे भी क्वेश्चन कभी आपको पूछा जा सकता है, जो डिटेल में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री में भी फेडरल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री में भी यूनिटरी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री में भी रिजिड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री में भी फ्लेक्सिबल. ये टाइपोलॉजी भी आपको पता होनी चाहिए. बट एसेंशियली स्पीकिंग, यू मस्ट नो अबाउट द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. एवरी स्टेट हैज़ 3 ऑर्गन्स, 3 फंडामेंटल ऑर्गन्स, जो कि स्टेट के बिहाफ पे काम करते हैं, स्टेट को चलाते हैं एक्चुअली. इन तीनों ऑर्गन्स को हम कलेक्टिवली गवर्नमेंट कह सकते हैं. इन तीनों ऑर्गन्स के पास ही सवरेनिटी होती है. ठीक है, 3 ऑर्गन्स, वन इज कॉल्ड एज लेजिस्लेचर, ठीक है, अदर इज कॉल्ड एज एग्जीक्यूटिव, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज जुडिशरी. ठीक है, इनके अपने अपने काम हैं. एग्जैक्टली, इनके अपने अपने काम हैं. अब इसको, इन तीनों ऑर्गन्स को कॉन्स्टिट्यूट मीन बनाया कैसे जाएगा. ठीक है, इनकी पावर्स क्या होंगे या फंक्शंस क्या होंगे, एंड समटाइम वी मस्ट आल्सो डिफाइन द रिलेशन इंटरसे बिटवीन दीज ऑर्गन्स. ठीक है, या अमंग दीज ऑर्गन्स. इज द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट. ठीक है, एंड हाउ जुडिशरी हैज़ बीन मेड इंडिपेंडेंट अंडर दीज रूल्स जो स्टेट बनाएगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जाएंगे. ठीक है, तो दीज क्वेश्चंस मस्ट बी सेटल्ड बिफोर ए स्टेट स्टार्ट्स गवर्निंग. ठीक है, इससे पहले कि स्टेट गवर्न करे, ये सारे इश्यूज सेटल करने पड़ते हैं, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, राइट. बट देन इन स्पाइट ऑफ दीज क्लासिफिकेशंस, इट इज आल्सो ट्रू दैट इन मैनी कंट्रीज, in spite of there being a constitution, that constitution is ineffective to control the powers of the government. Okay? And that's why it brings to the fore another fundamental question, whether that state has only constitution or constitution is effective enough to restrict or curb the powers of the government. Then we discuss एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. तब हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म तभी होता है जब कॉन्स्टिट्यूशन सरकार की, जब स्टेट की पावर्स को लिमिट कर सकता है. ठीक है, लिमिट कर सकता है. वो क्या मैकेनिज्म है, कैसे वो करता है, दैट्स अ डिफरेंट इशू. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट इंश्योर दैट कि वो कॉन्स्टिट्यूशन इतना इफेक्टिव है कि सरकारें उससे डरती हैं, उसके रूल्स को कंप्लाई करते हैं, जो अबाइड करती है. ठीक है, इसलिए करती है बिकॉज अगर वो नहीं करेंगे देन जुडिशरी आ जाएगी पिक्चर में, बिकॉज जुडिशरी का काम ही कॉन्स्टिट्यूशन को सेफगार्ड या पुलिस करना हो. ठीक है, जुडिशरी एक्चुअली सेफगार्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दैट्स व्हाई जुडिशरी इज डिस्क्राइब्ड एज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फिर जुडिशरी आ जाएगी. अब जुडिशरी कब
दूसरे ऑर्गन्स की पावर्स को चेक करेगी, वो तब करेगी जब जुडिशरी खुद इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, खुद उसके पास इतनी इंडिपेंडेंस है कि कोई भी ऑर्गन उसकी जजमेंट को डिफाइन नहीं कर सकता, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि सिंस इन इंडिया वी नॉट ओनली हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन बट कॉन्स्टिट्यूशनल इज एज वेल, क्योंकि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन इतना इफेक्टिव है, ठीक है, इतना पावरफुल है, वो सरकार की पावर्स, गवर्नमेंट की पावर, स्टेट की पावर्स को लिमिट कर सकता है। इज दैट क्लियर? स्पर्श, काव्या? Yes, sir. Yes, sir. राइट, कोई क्वेश्चन आपका तो मुझे पूछ लीजिए। Not at the moment. राइट, स्पर्श, इज इट क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो मैंने इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म तो आप इस टॉपिक को शुरू किया था, सो दैट पहला टॉपिक ही आप समझ आया, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की जो स्टडी कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए क्या डिफरेंस होता है कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लॉ में, ठीक है, एंड क्या डिफरेंस होता है कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में, ठीक है। When it comes to distinctive features, that you already know that distinctive features means जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक आउटस्टैंडिंग गवर्निंग डॉक्यूमेंट बनाते हैं when compared with other constitutions of the world। जब हम दूसरे संविधान से कंपेयर करते हैं, what are those salient features, the distinctive features which are outstanding or unique to the Indian Constitution? जो यूनिक है, ठीक है, उसको हम कहते हैं sui generis, ठीक है, जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही इवॉल्व हुए, ठीक है। तो उनको जब हम रेफर करते हैं तो हमें पता हो कि डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है, द लॉन्गेस्ट, ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बल्किएस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक पहला डिस्टिंक्टिव फीचर हम साइट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम कहते हैं इट इज़ borrowed फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड वी ऑलरेडी नो दैट कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स studied almost around 60 different constitutions in order to draft Indian Constitution। 60 कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, ठीक है, एंड हर एक कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ ना कुछ हमने बारो किया, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विच इज़ देयरफॉर रेफर्ड टू एज ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए उसको ब्लूप्रिंट कहते हैं, ठीक है। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस सारे उसी सिस्टम पे मॉडल्ड है, ठीक है, 1935 एक्ट के emergency provisions, ordinance making powers, right? Then even the organization of the Supreme Court. So that has almost been replicated in the Constitution of India, right? Keeping in view the working of those provisions during the colonial days। तो 1935 एक्ट ने ऑलमोस्ट बहुत सी डिटेल्स अप्लाई की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, तो हम वो भी रेफर करेंगे डिस्टिंक्टिव फीचर, ठीक है। देन हम बोलेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है बट यूनिटरी, इसकी फेडरल नेचर बट यूनिटरी इन स्पिरिट, इसके स्पिरिट यूनिटरी, ठीक है, तो ये भी एक डिस्टिंक्टिव फीचर है, राइट। देन हम रेफर करेंगे कि इमरजेंसी प्रोविजंस है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ इमरजेंसी प्रोविजन जैसे मैटर भी संविधान में लिखे हैं, ठीक है। देन सिंगल सिटीजनशिप है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, whereas being a federal state, ठीक है, there must be dual citizenship like we find in USA, but हमारे देश में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। 3 tier ऑफ गवर्नमेंट्स ऑपरेट करती हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज है, राइट। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, राइट। देन इट इज़ rigid to some extent, but it is partly rigid and partly flexible। आप कह सकते हो कि कुछ प्रोविजंस काफ़ी rigid हैं, उनको अमेंड करने के लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटीज़ का यूज़ करना पड़ता है, राइट। whereas some provisions do not require any such special majority, means they can be amended through simple majority, ordinary majority of the parliament। तो ये सारे प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रियम्बल है, इट्स द मोस्ट elaborate preamble that we have in the constitution। there are very few constitutions in the world जिसमें preamble होता है। we got inspiration from USA, but USA का preamble भी इतना elaborately लिखा नहीं गया है जितना हमारा संविधान का preamble है। तो ये कुछ फीचर्स जो आपने, सेकुलर स्टेट, इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, कॉन्स्टिट्यूशन उसको सेकुलर स्टेट बनाता है,
कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को, इंडियन स्टेट को एक सोशलिस्ट स्टेट बनाता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं वेलफेयर स्टेट बनाता है, जो कि मॉडर्न आइडिया है। तो ये सारे फीचर्स कौन से हैं? डिस्टिंक्टिव फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, इसलिए हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये इतना सा टॉपिक है जिसको आप बड़े आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपने लिखना है तो मैं आपको डिक्टेट करूँ। राइट, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के थोड़ा सा लिख लीजिए सो दैट हम इसको, इस टॉपिक को कंप्लीट करें। यस काव्या, स्पष्ट, Yes, sir. ठीक है। तो आप लिखो, स्टेट अंडर इंटरनेशनल लॉ, अंडर इंटरनेशनल लॉ is defined as a political entity right, the members of which have been united together to maintain public order and resist external aggression. Resist external aggression, external aggression को resist कर, right? But this definition of the state, this definition of the state under international law conveys the meaning of only a police state whose responsibility is only to preserve internal peace and defense of the country. Defense of the country. Full stop. But the fact remains that no modern state today performs such limited functions. That is maintenance of internal order, and defense of the country. In fact, a modern state tends to be a welfare state. That is, in addition to the performance of limited functions as mentioned above,
it also promotes, comma, it also promotes the welfare of the people, the welfare of its people. It also promotes the welfare of its citizens. Welfare of its citizens. Full stop. Nevertheless, whatever may be the nature of the state, whatever may be the nature of the state, whatever may be the nature of the state, the fact remains that every state requires certain basic organs, which act on its behalf and bring the state into operation. Bring the state into operation. But the question is, how would these organs be constituted? इन organs को कैसे constitute किया गया? How would these organs be constituted? What would be their functions? And their mutual relationship ठीक है, comma, certain rules must be laid down, कुछ rules lay down होने चाहिए, must be laid down, so that these organs of the state could function in a predictable manner. Full stop. It is here a constitution comes into picture. यही एक संविधान पिक्चर में आता है, which answers all these questions, as to the constitution of the legislature, its functions,
constitution of the executive, its functions, relationship of the legislature and the executive, and constitution of the judiciary and its functions. Right. In addition to this, many modern constitution also deal with the question of relationship between the state and its citizens. Okay, to stop. It means it seeks to question as to as to the rights which the citizens of a state have against the state. That is fundamental rights. That is the fundamental right. Okay. And we can simply define a constitution as that fundamental law of the land, which govern the state. And therefore it becomes a governing document of the government. It becomes a governing document of the government. Since a constitution becomes the basic law of the state, therefore it can also be described as the fundamental law of the land. As the fundamental law of the land. नेक्स्ट पैरा लिखिए, ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए स्टेट may be written or unwritten. May be written or unwritten. Sometimes also described as
codified or uncodified. Codified or uncodified constitution. For example, Indian Constitution, US Constitution is a written constitution, whereas British Constitution is an unwritten constitution, या uncodified constitution. In a written constitution, the details regarding the functioning of the government are codified in a single constitutional document, whereas in an unwritten constitution, such details are not to be found in a single document, rather found scattered in statutes. Statutes means कानून जो बने हैं, in statutes and conventions. So called as customs or usages. इनको customs भी कह सकते हैं. Customs or usages. This is why convention play significant role. Conventions play a significant role under an unwritten constitution than under a written constitution. Although conventions do emerge in a written constitution. Okay, because even a written constitution cannot supply all the details and some gaps do emerge to be filled up by these conventions. Clear? Yes, Sparsh, Kavya. Yes, sir. All right. Yes, sir. Clear. Right. Next para. A constitution may be federal
are unitary. The federal constitution tends to become a complicated document, a complicated law कह दो, because it has to settle important questions related to the division of powers between the two governments. Okay, this is why a federal constitution becomes a legalistic document. Legalistic document क्या? Legalistic document कहते हैं इसे. Okay? On the other hand, a unitary constitution becomes simplistic in the sense that it has not to deal with the question of division of powers between center and states, as all powers remain concentrated with the central government, with the central government. With the central government, सभी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कॉन्सेंट्रेट रहती है. Remain concentrated with the central government. Right. Next para. A constitution may be rigid or flexible in nature. In a rigid constitution, constitutional amendments are carried out. Constitutional amendments are carried out only through special majorities of the parliament, okay, whereas in a flexible constitution, no such special majorities, gather, special majorities are required to affect a constitutional amendment. To affect such a constitutional amendment.
In short, a flexible constitution is amendable through an ordinary majority of the parliament. Ordinary majority of the parliament. It is noteworthy that all federal constitutions tends to be rigid in nature, whereas all unitary constitutions tends to be flexible in nature for obvious reasons. For obvious reasons. ठीक है जी, ये आ गया हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. ठीक है, अब ये एक और टॉपिक इसके साथ सब टॉपिक आपने बनाना, डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. इज दैट क्लियर? स्पष्ट? काव्या क्लियर? Yes, sir. तो आप लिखिए डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. A distinction has to be drawn between these two terms so as to appreciate a complete study of constitution of a country. Appreciate the complete study of constitution of a state or country. While a constitution is the written document supplying the details regarding the governance of a state, of constitutional law. The constitutional law goes a step further. Constitutional law goes a step further because in addition to the written provisions inscribed in a constitution, it also covers statutes, या statutory laws कह सकते हो, statutes, right, to bring a constitution into operation, various conventions or practices कह दो
to fill in the gaps. And judicial pronouncements. अब ये कह सकते हो judicial pronouncements. Judicial pronouncement. Right? To interpret the letters of the Constitution. Interpret जो letters मैंने जो हमने लिखे हैं उनके interpret. To interpret the letters of the Constitution. To interpret the letters of the Constitution. Today, as the various judgments of the Supreme Court reveal, the Constitution is looked at by them in the holistic sense. Giving as much importance to conventions, as much importance to the conventions as to the written words of the Constitution. As to the written words of the Constitution. Sometimes also described as legal and non-legal norms. Legal and non-legal norms. And non-legal. Legal and non-legal norms. राइट तो इतना आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के बीच में क्या फर्क है देख ले स्पर्श काव्या राइट नेक्स्ट क्लास में यू मस्ट बी इन द क्लास इटसेल्फ नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और डिस्टिंक्टिव फीचर्स के ऊपर चर्चा करेंगे और टॉपिक को कवर कर देंगे ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी थी जिसके अंदर आई वांटेड टू टेल यू द टॉपिक्स which are prescribed by UPSC in our law optional constitutional law paper, right? कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कैसे केस लॉज को साइट करेंगे लेटेस्ट जजमेंट्स भी जो होंगी ठीक है हम इस क्लास में कवर करेंगे एंड पहला टॉपिक जिसको हमने आज टेकअप किया कॉन्स्टिट्यूशन राइट ठीक है जी राइट So we'll continue Kavya and Sparsh next. Okay. Thank you so much. Thank you for having patience. Bye bye.